Hi, welcome to IMS Lucknow YouTube channel. In today's session, we are going to solve CAT 2022 Slot 3 Quantitative Aptitude section. जो भी remaining questions हैं 17 से 22 तक उनको हम लोग solve करेंगे. So question number 17 है A school has less than 5,000 students if the students are divided equally into the teams of either 9, 10, 12 or 25 each. Exactly 4 are always left out. However, if they are divided into teams of 11 each, no one is left out. The maximum number of teams of 12 each that can be formed out of the students in the school is. तो देखो आपको सबसे पहले दिया हुआ है कि स्कूल में जो भी लोग हैं वो 5,000 से क्या है कम है. और अगर आप 9 से डिवाइड करते हो या आप 10 से डिवाइड करते हो या आप 12 से डिवाइड करते हो या 25 से करते हो तो इन सभी केसेस में जो रिमेनिंग बचता है मतलब जो रिमाइंडर है वो क्या है 4 है. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर है नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कुछ इस तरह का नंबर होगा. एलसीएम ऑफ 9, 10, 12, 25. ये नंबर तो देखो इनसे डिविजिबल हो जाता रिमाइंडर जीरो आता. अभी भी रिमाइंडर जीरो रहेगा लेकिन इसमें चार ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4. साथ ही साथ ये नंबर 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए तो 11 इंटू समथिंग टाइप का होगा ये नंबर. ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है. तो एलसीएम अगर हम इन नंबर्स का निकालें तो ये सिंपल से नंबर है इनका एलसीएम साफ साफ दिख रहा है 900 होगा. सो 900 इंटू के प्लस 4. अब के की वेरियस वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 इस तरह से तो आपको ये मिलेगा कितना 904. 2 रखते हैं 1804. 3 रखते हो 2704. 4 रखते हो 3604. 5 रखते हो 4504. इसके बाद अगर हम रखेंगे तो ये 5,000 से ज़्यादा मिलेगा तो केवल 5,000 से स्मॉलर वैल्यूज पे चेक करना था. अब ये नंबर तो देखो डिविजिबल ही नहीं है. नॉट डिविजिबल बाय 11. ये नंबर देखो तो 11 से डिविजिबल है. 11 इंटू 164 तो ये डिविजिबल नंबर है. ये नंबर डिविजिबल नहीं है. नहीं है. ये भी डिविजिबल नहीं है. तो केवल एक पॉसिबिलिटी यहां पर दिखती है. तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो 1804 होंगे. अब क्वेश्चन में कहा गया द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स ऑफ 12. तो अगर आप 12 साइज की टीम बना रहे हो तो साफ साफ दिख रहा है 12 इंटू 150 अगर हम करेंगे तो दिस वुड बी 1800. तो 4 बच जाएगा. तो मैक्सिमम टीम्स जो आप बना पाओगे उसका काउंट क्या होगा 150. सो आवर आंसर शुड बी 150. 18th क्वेश्चन देखते हैं. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाई 3 माइनस एक्स. साथ में आपको और इंफॉर्मेशन दी गई है कि x इज लेस देन 3. तो देखो अगर हम फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 9. इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स. तो ये बन जाता है ऊपर में 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स. क्या लिख सकते हैं इसको अब हम लोग. एक तो पार्ट 3 माइनस एक्स हो गया और दूसरा इसी का रेसिप्रोकल हो गया. अब यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर लें कि जो 3 माइनस एक्स है ये के है तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन जीरो भी होगा. और ये जो इक्वेशन हमने लिख रखी थी ये अब बन जाती है के प्लस 1/k. तो आप ये रिजल्ट भी पढ़ते हो कि अगर k कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो k प्लस 1/k इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. एक बहुत फेमस इनइक्वालिटी है जो आमतौर पे कैड एस्पायरेंट्स को पता रहती है. तो हम डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हैं 2. हाउएवर इफ यू डू नॉट नो दिस इनइक्वालिटी तो इसको आप देखो तो ये AMGM इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. जब हम लोग पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हो तब फॉर पॉजिटिव वैल्यूज.
तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो अरिथमेटिक मीन होता k और 1/k का, वो ये होता, और ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ k इंटू 1/k। तो यहां से भी आपको यही सेम रिजल्ट मिलता कि k प्लस 1/k इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। However, because this is a very very famous inequality, so one should know, अगर आप कैट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जरूर ये पता होना चाहिए। अगले सवाल पे मूव करते हैं। A donation box can receive only checks of rupees 100, 250 and 500। तो 100, 250 and 500। On one good day, the donation box was found to contain exactly 100 checks amounting to a total sum of 15250। तो इफ वी एज्यूम कि भाई इनका कुछ काउंट एज्यूम कर लेते हैं कि इसके ए चेक्स हैं, इसके बी हैं और इसके सी हैं, तो हमने टोटल तो 100 चेक रिसीव किए। सो दिस इक्वेशन इज देयर, और इसकी वैल्यू वाइज अगर हम जाएं तो वैल्यू शुड बी 100A एंड 250B प्लस 500C। दिस वैल्यू इज ऑल्सो गिवन 15250। तो यहां से देखो, अब आगे सवाल में पूछा क्या गया है, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चेक्स ऑफ 500। तो 500 वाले चेक्स का मैक्सिमम वैल्यू, सी का मैक्सिमम वैल्यू पता लगाना है। तो देखो दो इक्वेशंस हैं, हम लोग किसी एक वेरिएबल को तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं, तो सी को नहीं करते क्योंकि सवाल ही सी के बारे में है। तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो 100A, 100B एंड 100C आपको मिल जाएगा। इधर भी 100 इंटू 100 करोगे तो दिस विल बिकम 10,000। डिफरेंस लोगे सो दिस वुड बी 150B प्लस 400C इज इक्वल टू this would be 5250, 5250। This would be 5250। तो अब देखो इसको 50 से डिवाइड कर लो तो ये इक्वेशन बन जाती है 3B प्लस 8C इज इक्वल टू 105। सॉल्व करते हैं ट्रायल के थ्रू। अगर हम b को 1 रखेंगे तो c आपको मिलता है 102/8 विच इज नॉट पॉसिबल, इंटीजर नहीं मिल रहा है। इफ यू पुट b इज इक्वल टू c विल बी 99/8, ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम b को 3 रखते हैं तो c की वैल्यू हमको मिलती है 96/8 विच इज 12। तो ये देखो एक सॉल्यूशन हम लोग को मिल गया। तो ये जो इक्वेशन थी हमारी थ्राइस ऑफ b प्लस 8C इज इक्वल टू 105, हमें इसका एक सॉल्यूशन मिल गया जिसमें c की वैल्यू 12 है और b का वैल्यू कितना है 3 है। अब फर्दर सॉल्यूशंस अगर आप इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करते रहे हो तो आपको पता होगा कि b की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो 8 का आएगा और c की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो 3 का आएगा। तो अगर हम इसको 8 बढ़ा देते हैं, 11 कर देते हैं, तो ये 3 लेस हो करके 9 हो जाएगा। और फिर इसको आप 8 बढ़ाते हो तो दिस विल बी 19 एंड दिस वुड बिकम 6। और 8 बढ़ाते हैं तो दिस वुड बी 27 एंड दिस वुड बिकम 3। इस तरह से सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो जो कि मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम तो 12 ही होगा। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 12। 12 शुड बी आवर आंसर। एन इजी वन, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे मूव करते हैं। Moody takes 30 seconds to finish riding an escalator if he walks on it at his normal speed in the same direction. He takes 20 seconds to finish riding the escalator if he walks at twice his normal speed in the same direction. If Moody decides to stand still on the escalator, then the time in second needed to finish riding the escalator is। तो देखो एस्केलेटर के जो क्वेश्चंस होते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में, वो एग्जैक्टली बोट्स एंड स्ट्रीम के सवालों के जैसे होते हैं। तो बोट्स एंड स्ट्रीम में आप पढ़ते हो कि बोट जिस तरफ जा रही है, अगर रिवर का फ्लो भी उधर ही है, तो ऐसे सिनारियों को हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ऐसे में जो एक्चुअल स्पीड बोट की होती है और रिवर की होती है उसको हम ऐड कर देते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए। अगर रिवर के फ्लो के अगेंस्ट बोट ट्रैवल कर रही है तो हम इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। ऐसे में हम बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड को लेस कर देते हैं।
तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी आता है कि एस्केलेटर में अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड ऐड होगी, और अगर अपोजिट में जा रही हैं तो स्पीड का डिफरेंस लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर लें कि ये जो मूडी है इनकी जो स्पीड है, नॉर्मल स्पीड, वो m है। सेकेंड्स में बात हो रही है तो हम सेकेंड्स में ही मान लेते हैं, स्टेप्स पर सेकेंड। और एस्केलेटर जो है उसकी स्पीड है ई स्टेप्स, क्योंकि यहाँ स्टेप्स की बात की गई, यहाँ किलोमीटर या मीटर की बात नहीं होती है एस्केलेटर के सवालों में। तो अब बताया गया कि 30 सेकेंड लगते हैं अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड हो जाएगी m प्लस ई, और टाइम लग रहा है 30। तो स्पीड इंटू टाइम से हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब इस सवाल में होगा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन एस्केलेटर। और यहीं पे आगे लिखा हुआ है कि he takes 20 सेकेंड टू फिनिश राइडिंग द एस्केलेटर इफ ही वॉक्स एट ट्वाइस हिज नॉर्मल स्पीड। तो अगर हम स्पीड को डबल कर देते हैं तो एस्केलेटर की तो वही रहेगी, और अभी 20 सेकेंड लग रहे हैं। तो इफ वी कंपेयर दीज टू, व्हाट वी गेट 30m प्लस 30e इज इक्वल टू 40m प्लस 20e। तो आपको रिजल्ट मिलता है 10e इज इक्वल टू 10m, और E इज इक्वल टू m। तो E और m क्या है, बराबर है। तो अब यहां पे सवाल देखो क्या है, सवाल में बोला गया है कि अगर मूडी स्टिल है, स्टिल का मतलब अगर m की वैल्यू 0 है। तो आप देखो कि अगर m की वैल्यू 0 है तो जो हमें समय लग रहा होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड तो अब E हो जाएगी क्योंकि केवल एस्केलेटर ही मूविंग है, पर्सन तो खुद से स्टेप ले नहीं रहा है। और टोटल डिस्टेंस किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर लो तो m प्लस ई इंटू 30 लिख सकते हो। अब m और e अगर बराबर है तो वी कैन राइट कि दिस वुड बी 60e अपॉन ई। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। तो हम कह सकते हैं 60 सेकेंड्स लगेंगे मूडी को अगर वो खुद से एक भी स्टेप नहीं लेता है तो। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 60। एन इजी क्वेश्चन। अगर हम स्केलेटर टॉपिक की बात करें तो स्केलेटर टॉपिक का ये एक बेसिक लेवल का ही सवाल था जो कैट 22 के स्लॉट 3 में पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं। तो यहां लिखा है टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ पोर्ट अलोंग स्ट्रेट रूट्स एट कांस्टेंट स्पीड्स एंड इनिशियली द टू शिप्स एंड द पोर्ट फॉर्म्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ 24 किलोमीटर। तो पहले थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं जो इतना स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसके बेसिस पे, कि इनिशियली जो दो शिप हैं और जो पोर्ट है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो यहां पर पोर्ट हो गया, एक शिप यहां पर हो गया, और एक शिप यहां पर हो गया, शिप 2। और ये 24 किलोमीटर्स ये डिस्टेंसेज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो एंगल ये सारे कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। अब आगे लिखा है व्हेन द स्लोअर शिप ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द न्यू पोजीशंस ऑफ द टू शिप्स एंड द पोर्ट बिकेम राइट एंगल्ड। तो इसमें से किसी एक को स्लोअर मान लेते हैं, सपोज ये स्लोअर है और ये फास्टर है। तो स्लोअर वाले को अगर हम 8 ट्रेवल कराते हैं तो दिस वुड बी 8 एंड दिस पार्ट वुड बी 16। तो ये जो फास्टर वाला ये कुछ ज्यादा ट्रेवल किया होगा, मान लेते हैं इस पॉइंट पे है। तो अब ये जो दो शिप हैं और जो पोर्ट है ये राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये एंगल आपको मिल गया 90 डिग्री, और इक्विलैटरल है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, अब 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते भी हैं कि 30 60 90 जो ट्रायंगल होता है उसमें 30 के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनस का यानी कि 90 के सामने वाले साइड का आधा होता है, और 60 के सामने वाला साइड क्या आता है, √3x। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये 16 है वैल्यू, ये 16 आपको मिल रहा है, तो ये वाला साइड आपको 8 मिलेगा, और अगर ये 8 है तो ये नीचे कितना होगा, 16 होगा। तो यहां से कहीं ना कहीं हमें स्लोवर और फास्टर शिप की स्पीड का रेशियो भी मिल जाता है। स्लोवर और फास्टर की बात करें तो स्लोवर को जब आप 8 किलोमीटर चला रहे हो तो फास्टर कितना चल रहा है, 16 किलोमीटर चल रहा है। अब सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि व्हेन द फास्टर शिप रीचेस द पोर्ट, तो फास्टर शिप देखो 16 चल रही है, इसको 8 और चला दो, पोर्ट पे पहुंचा दो।
तो अगर ये 8 चला है तो ये कितना और चलेगा, 4 और चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब ये चलता है 24 किलोमीटर, तो ये स्लोवर वाला चल रहा है कितना, स्लोवर वाला केवल 12 किलोमीटर चल रहा है। तो सवाल पूछा गया कि स्लोवर वाला पोर्ट से कितनी डिस्टेंस पे है। तो टोटल डिस्टेंस 24 थी, 12 चल चुका है, तो रिमेनिंग कितना होगा, 12। सो आवर आंसर वुड बी 12, सेकेंड ऑप्शन। तो एन इजी वन, इक्विलैटरल ट्रायंगल और 30 60 90 का यहां पर यूज है। अगले सवाल पे और लास्ट सवाल जो है उस पे मूव करते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, ये टाइम एंड वर्क टॉपिक से दिख रहा है। बॉब कैन फिनिश अ जॉब इन 40 डेज। तो बॉब जो है वो किसी काम को 40 डेज में करने वाले हैं, अगर ये अकेले काम करते हैं तो। अब यहां पे बताया गया कि एलेक्स इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड एलेक्स इज थ्राइस एज फास्ट एज सी। तो अब अगर हम ए की, बी की और सी की एफिशिएंसी का कुछ रेशियो ले लें, तो एलेक्स देखो किसी का डबल बी और ट्रिपल बी है, तो इसको कोई 2 और 3 दोनों का मल्टीपल 6 मान लेते हैं। तो ये बी का डबल था, तो बी हो जाएगा कितना, 3। और ये सी का थ्राइस था, तो सी कितना हो जाएगा, 2। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। विच मीन्स कि अगर हम कहते हैं कि ए जो है 6 यूनिट काम करता है पर डे, तो बी कितना करेगा, बी 3 यूनिट करेगा पर डे। और सी कितना करेगा, 2 यूनिट काम करेगा पर डे। तो अब कहीं ना कहीं हम इस सवाल में एफिशिएंसी भी निकाल चुके हैं। अब हमसे पूछा गया है, हाँ, तो आगे देखो लिखा है एलेक्स एंड बॉब वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे। तो काम करने का तरीका आपको बताया गया है। तो आपको बताया गया कि पहले दिन कौन काम करता है, एलेक्स और बॉब करते हैं। सेकेंड डे देखो लिखा हुआ है कि बॉब और कोल काम करते हैं। और थर्ड डे पे काम कौन करता है, कोल एंड एलेक्स काम करते हैं। तो ए और बी अगर काम करेंगे तो काम कितना होगा, 9। बी और सी अगर करेंगे तो दिस वुड बी 5, और सी और ए करेंगे तो दिस वुड बी 8। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से कि 9 + 5 + 8, हम कह सकते हैं कि 3 दिनों में जो काम हो रहा है वो 22 यूनिट्स हो रहा है। ये एक इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अब यहां पे टोटल वर्क कितना, ये भी अगर हम देखें तो निकाल सकते हैं। इस तरफ करते हैं, तो देखो टोटल वर्क क्या है, बॉब ने जो 40 दिन में किया होगा, तो 40 इंटू बॉब 3 यूनिट काम करता है, तो हम कह सकते हैं टोटल वर्क है हमारा 120 यूनिट। अब आपको पता है कि यार 3 दिन जो हुए इसमें कितना हो गया, 22 हो गया। तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 दिनों में हम कह सकते हैं 22 इंटू 5, 110 यूनिट वर्क हो जाएगा 15 दिनों में, 110 यूनिट वर्क हो जाएगा। अब अगर हम इसमें एक दिन और पूरा पूरा जोड़ दें, तो ये एक दिन किसका होगा, ए और बी का होगा। कितना काम हो जाएगा इसमें, 9। तो 9 यूनिट वर्क और हो गया, 119 पे हम पहुंच गए। अब हमें 1 यूनिट काम और करना है, और टर्न किसका है, ये सेकेंड देखो बी और सी का टर्न है, तो ये 5 काम करते हैं, तो इनको पूरा दिन तो नहीं लगेगा, ये और बी और सी को 1/5 ऑफ द डे लगेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 15 दिन और ये एक दिन 16 दिन और ये 1/5, इतना समय हमें लग रहा है। अब क्वेश्चन यहां पर जो पूछा गया है वो थोड़ा डिफरेंट है। टोटल नंबर ऑफ डेज एलेक्स वुड हैव वर्कड व्हेन द जॉब गेट्स फिनिश्ड। तो आपको पता है कि जॉब तो 16 दिन प्लस 1/5 डे में कंप्लीट हो रहा है, बट एलेक्स रोज तो काम कर नहीं रहा था। तो एलेक्स ने कितने दिन काम किया ये हमें निकालना है। तो अगर आप देखो तो ये जो हमने अभी 3 दिन का पीरियड लिया, इन 3 दिनों में एलेक्स पहले दिन काम कर रहा है और थर्ड डे काम कर रहा है, मतलब 2 दिन काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमने 15 दिन लिए होंगे ना, मतलब 3 दिनों में ए का 2 ही दिन है, तो जो आपने 3 को 5 बार काउंट किया है ना, 15 दिन का जो पीरियड लिया है, इसमें ए के एक्चुअल में 10 दिन हो जाएंगे, 10 दिन पूरे हो जाएंगे। और अब यहाँ पे देखो ये जो एक एक्स्ट्रा डे हमने लिया है, इसमें भी ए काम कर रहा था, तो एक दिन और उसने काम किया,
और ये जो 1/5 है इसमें ए नहीं है, ये बी और सी कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 10 दिन और 1 दिन और, तो हम कह सकते हैं ए ने टोटल 10+1 11 डेज काम किया है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 11। So this was the last question of CAT 2022 slot 3. So आने वाले समय में हम लोग और वीडियोस लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।